नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी के पेपर। दोस्तों पिछली बार हमने CBSE टर्म 1 सैम्पल पेपर 1 किया था। आज जो है मैं आपके सामने उपस्थित हूँ सैम्पल पेपर 2 लेके। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं टर्म 1 के सैम्पल पेपर नंबर 2 पर। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वही अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम व चिनुत केवल प्रश्न चतुष्टयम। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के अंदर इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करें। अगर बोला है केवल प्रश्न चतुष्टयम अर्थात केवल 4 प्रश्न करने हैं आपको इसमें से। ठीक है, तो जो 4 आते हो अच्छे से वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम पाँचों के पाँचों पूरे सॉल्व करेंगे। ओके, लिखा हुआ अचिरादेव चंद वातेन मेघ रविश्च सह प्रवर्ष समझायत। मैं डायरेक्टली जो वर्ड अंडरलाइन कर रखा है उसी पर चलता हूँ, क्योंकि संधि विच्छेद में भले ही सेंटेंस का अर्थ पता नहीं है तो भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। हम लोगों को अंडरलाइन पद से मतलब है, उस पद को देखना, उसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है तृतीय वर्ण जो है दिखाई दे रहा है, द दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तृतीय वर्ण किसकी जगह होता है आप लोगों को पता ही है, प्रथम वर्ण की जगह तृतीय वर्ण होता है और तृतीय वर्ण की जगह प्रथम वर्ण होता है। मतलब अगर शब्द को जोड़ना है तो प्रथम वर्ण की जगह तृतीय वर्ण कर लेंगे, यानी कि त उसी वर्ग का तृतीय वर्ण है ना, त की जगह द हो जाएगा, है ना। मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये संधि होती है तृतीय वर्ण वाली जसदु संधि होती है ना। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ फिर भी कि भाई हमने पढ़ रखा है ये कि पूर्व पद के अंत में, या ना पूर्व पद लिख रहा हूँ मैं, पूर्व पद के अंत में यदि किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और पर पद के आरंभ में, है ना, पर पद के आरंभ में जो है आपके किसी वर्ग का जो है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यवर लह, ये सारे हलन पे ध्यान रखना, मैं फटाफट बता रहा हूँ। यवर लह या फिर कोई स्वर हो तो जो भी ये वर्ण दे रखे हो, चाहे पहला वर्ण दे रखा हो, चाहे दूसरा दे रखा हो, चाहे तीसरा दे रखा हो या चौथा दे रखा हो, उस वर्ण की जगह उसी वर्ग का जो है तृतीय वर्ण आदेश करते हैं जोड़ते वक्त। और जब विच्छेद करेंगे तो तीसरा वर्ण दिखेगा और तीसरे वर्ण की जगह वापस हमको प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी था उसका करना पड़ेगा। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो भी एग्जाम्पल्स या जो है होते हैं उसमें यही है, प्रथम वर्ण की जगह तृतीय वर्ण होता है और तृतीय वर्ण की जगह प्रथम वर्ण, यानी कि जब जोड़ोगे तो प्रथम वर्ण दिया हुआ रहेगा, उसको जोड़ने पर आपको तीसरा वर्ण करना है। और जो जुड़ा हुआ शब्द आएगा जैसे कि अभी आ रखा है उस पर आप देखोगे कि बीच में तृतीय वर्ण आ रखा होगा तो आप विच्छेद करते वक्त तृतीय वर्ण करो, प्रथम वर्ण करोगे, है ना। ध्यान रखना व्यंजन संधि है तो जब भी आप विच्छेद करोगे ये प्रथम वर्ण, जो भी विच्छेद करने पर जो प्रथम वर्ण लिखोगे वो हमेशा हलंत रहेगा क्योंकि व्यंजन संधि है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पर। तो हमने देख लिया यहाँ पे जो है, देख लो द दे रखा है तो इसकी जगह इसी वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा। अब इस वर्ग का प्रथम वर्ण कौन है, त है ना। और देखो त कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ये एक ही जगह दे रखा है। ठीक है, और देखो मैंने कहा था जब विच्छेद करोगे तो ये प्रथम वर्ण जो भी आएगा वो हलंत रहेगा। देखो त के नीचे हलंत है। अगर आपको एक ऑप्शन ये भी दे देता इस तरीके से, अचिरात ता पूरा दे देता प्लस एव, तब भी ध्यान रखते कि व्यंजन संधि है ये, है ना, तो ये हलंत नहीं है तो वर्ण ये जो अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है आपका। ठीक है, जसदु संधि का एग्जाम्पल है, तो जब भी विच्छेद करोगे तो प्रथम वर्ण जो आएगा ना वो आपका हलंत रहेगा। ओके, चलते आगे। डिटेल डिस्कस तो कर नहीं सकते, हम लोग क्लास में कर चुके हैं, और ऐसे डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, कॉल मैसेज कीजिएगा। चलते आगे। अब देखो पंचम वर्ण दिख रहा है ना, अब बीच में पंचम वर्ण दिखे तो अपनी हो गई भाई अनुनासिक संधि हो गई, है ना। अब पंचम वर्ण किसकी जगह होता है, वही प्रथम वर्ण की जगह होता है। अब ये न जो है, अब इसी वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, सॉरी इसी विच्छेद करेंगे तो प्रथम वर्ण लाएंगे, तो इसी वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, त है ना। तो भाई एक तो हो गया भाई, ये त आया हुआ अपना यहाँ पे, त एक ही जगह दिख रहा है पहली चीज़, तो यही हमारा सोल्व हो गया है, तो है ना। अब साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ आगे जो है वृद्धि संधि भी हो रही है। देखो इस तरीके से हो रखी है, ये स्यात प्लस न प्लस एव, है ना। अभी मैंने आपको जो बताया था कि भाई किसी वर्ग के अंत में, किसी पद के अंत में किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चौथा वर्ण हो
और उससे परे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यवर अल ह और कोई स्वर हो तो हम लोग तृतीय वर्ण कर सकते हैं। लेकिन पंचम वर्ण के केस में आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आगे कोई पंचम वर्ण आ जाए तो जो पूर्व पद के अंत में वर्ण है उसकी जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो जनरली जो प्रथम वर्ण दे रखा होगा उसकी जगह आप उसी वर्ग का पंचम वर्ण करेंगे। और मैंने बताया था व्यंजन संधि है तो जो भी वर्ण अंत में होगा वो हलंत रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपका विच्छेद करते वक्त ये था फिर से हलंत आया हुआ है। ओके, अब आगे देखो, इस पद में न में अ जुड़ा हुआ है और अ से परे ए है तो अ प्लस ए मिलके आई बनता है ना, वृद्धि संधि है ये। ओके, तो ये आपका उत्तर हो गया स्यात् प्लस न प्लस एव। चलते आगे, कश्चित, कश्चित के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई अगर स आया हुआ हो, है ना, स दिखे, वो भी आधा स है ना, तो सत्विषक संधि होती है। अब सत्विषक संधि में विच्छेद करते वक्त तो कोई समस्या ही नहीं है। स भले कोई सा भी दिखे वो आधा रहेगा, ये ध्यान रखना, स पूरा नहीं होगा, है ना, आधा स दिखेगा जोड़े हुए शब्द में, कहने का मतलब। तो सत्विषक संधि में तीनों स में से कोई भी स दिखेगा वो स आधा रहेगा। ठीक, आपको करना कुछ नहीं, उसमें उस स को हटाना है और उसकी जगह विसर्ग लगाना, चाहे कोई भी स दिया हुआ हो। अब देखो ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहाँ पर केवल स हटा है और उसकी जगह विसर्ग लगा है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये स आधा रखा हुआ, विसर्ग लाया ही नहीं तो है ही नहीं ये। यहाँ इन्होंने जो है स जो है आगे वाले पद में जोड़ा हुआ है, मतलब स हटा ही नहीं है तो विसर्ग संधि वैसे ही नहीं होनी है। यहाँ देखो एक ओ और ले आया, या तो स है ही नहीं और ना ही विसर्ग है तो वैसे भी नहीं होना है। ठीक, ये स हट गया और इसकी जगह ये विसर्ग ले लिया तो ये वाला उत्तर है अपना। ठीक, सीधा सीधा कर सकते हो। सत्विषक संधि में तो स दिखेगा, आधा स दिखेगा, कोई भी स हो तीनों स में से, उसको हटाना, उसकी जगह विसर्ग लगाना, बस। चलते आगे, अब देखो फिर से देखो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ यन मानुषाद अपी, है ना। अब देखो पहले तो पंचम वर्ण को देख लेते हैं। अब पंचम वर्ण किसकी जगह आता है, आपको बताया था अभी, तृतीय वर्ण आता है तो भी प्रथम वर्ण की जगह ही आता है, और पंचम वर्ण जुड़े हुए शब्द में आ रहा है तो वो भी प्रथम वर्ण की जगह ही आएगा। तो न जो है, यानी कि न का जो है जिस वर्ग का भी है न, उस वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो न ता वर्ग से, और ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता है। ठीक, और मैंने बताया था ये व्यंजन वर्ण आएगा तो आधा आएगा, व्यंजन संधि है ये। ठीक, तो ता हलंत आ गया, एक तो आ गया अपना यथ। तो देखो सीधे सीधे अपने एक ऑप्शन तो ये कट गया क्योंकि यहाँ ता हलंत नहीं है, एक ऑप्शन ये कट गया। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास। ठीक, तो पहला पद तो हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं, अब देखो आगे देखो मनुषाद अपी लिखा हुआ है। अब द जो है आपको पता है किसकी जगह आता हुआ है, तृतीय वर्ण है, जसो संधि है, ये भी प्रथम वर्ण की जगह आया हुआ, तो लिख लो मानुषात। मानुषात प्लस अपी, तीन शब्द जुड़े हुए थे इसमें, तो पहले वाले में अनुनासिक संधि हो रखी है, दूसरे वाले में जसतु संधि हो रखी है। ठीक है, तो आपका ये वाला उत्तर भी कट हो गया, उत्तर हो गया ख। ओके, टैली करते रहना उत्तर अपने। चलते हैं आगे, फिर से देखो दारुणश्च लिखा हुआ है, वही बात है, आधा स दिख रहा है आप लोगों को, यानी कि सत्विषक संधि हो रखी है। अब सत्विषक संधि होती है तो जब विच्छेद करते तब क्या करते हैं, इस स को हटा के हम लोगों को विसर्ग लगाना है। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ ये स हटा हुआ और विसर्ग लग गया सीधा सीधा, ये देखो पहला वाला, इसमें स हटा हुआ, बाकी सब में स रखा हुआ है कैसे भी करके, है ना। तो तीनों उत्तर कट गए अपने आप, एक ही जगह है, तो स हट गया और विसर्ग आ गया अपना। चलते आगे, आगे लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों का पदों का समास अथवा समास विग्रह करना है। अगर विग्रह दे रखा है तो जोड़ना है, समास करना है कहने का मतलब, और शब्द दे रखा है तो उसका विग्रह करना है। इसमें भी देखो लिखा हुआ केवल प्रश्न चतुष्टय में आपको 4 प्रश्न करने हैं, है ना। तो एग्जाम में इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, है ना। लिखा हुआ है ततः प्रवेशतः तापसो कुश लभो। अब कुश लभो के नीचे अंडरलाइन है, ये तो कल भी बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान, है ना। दोनों पद संज्ञा होती है कहने का मतलब, और जितने पद है उसके अनुसार वचन के अनुसार उसमें वचन लगा हुआ होगा। यहाँ 2 है, कुश और लव, है ना, तो द्विवचन लगा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच में और छुपा हो रहता है, कुश लवों का मतलब हो गया कुश और लव, है ना। तो आप लोग जब विग्रह करेंगे तो च लगा के विग्रह करेंगे। ओके, तो जो पहले आ रखा है उसको पहले ही रखना है, कुशः च लवः च। ओके, बाकी आपके अपने आप कटोगे। ठीक है, इसमें सीक्वेंस उल्टा किया हुआ था। ओके, चलते हैं आगे। कौन सा समास है ये, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया था। ओके, सस्नेहम लिखा हुआ है। अब मैंने कल भी बताया था आपको कि भाई स आगे लगा हुआ है और पूर्व जो है पूर्ण पद जो है एक वचना नपुंसक लिंग है,
ये अपना अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास की पहचान आप लोगों को पता ही है क्या होती है कि इसमें जो है पहला पद कोई अवयव होगा, है ना। तो जो ये स लगा हुआ है, स हाँ पहला पद अवयव होगा और जो पूर्ण पद बनेगा, जो पद बनेगा आपका एक वचन नपुंसक लिंग में बनेगा, ठीक है। तो जब स आता है आगे, स स्नेहम, देखो स लगा हुआ ही है, अवयव पद हो गया, और स्नेहम एक वचन नपुंसक लिंग शब्द भी हो गया, हमको स्पष्ट हो गया ये अव्ययीभाव समास है। विग्रह करेंगे तब ये ध्यान रखेंगे भाई स का मतलब हो गया सहित, है ना, स्नेह सहित, है ना, या स्नेह के साथ। तो इस स के लिए आप लोग विग्रह करेंगे तो सहितम वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, सहितम। एक चीज़ तो क्लियर होगी। अब यहाँ देख लो सहितम कितनी जगह आया हुआ है, भाई एक जगह नहीं आया हुआ, तो ये उत्तर नहीं है, ये तो कट गया अपना, है ना। और साथ में मैंने कल बताया था आप लोगों को, कल वाले जो है जो प्रीवियस जो प्रश्न पत्र था अपना, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो स है इसके लिए आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब विग्रह करेंगे, है ना। तो अब देखो तृतीय विभक्ति का स्नेहस्य में षष्ठी विभक्ति, ये भी उत्तर नहीं है, और स्नेहाय में चतुर्थी विभक्ति, ये भी उत्तर नहीं है। तो स्नेहेन सहितम यहाँ तृतीय विभक्ति आ गया, ठीक है, स्नेहेन सहितम, है ना, सस्नेहम अर्थात विग्रह हो जाएगा स्नेहेन सहितम, अव्ययीभाव समास है। तो आपका उत्तर हो गया ख, है ना। ओके, चलते आगे। अनतिक्रम्य लिखा, समयम अनतिक्रम्य। अब अनतिक्रम्य जो है किस अवयव पद के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, आपको याद होगा यथा के लिए प्रयोग करते हैं ना। तो और जैसे ये उप लिखा हुआ है, तो भाई उप तो समीपद में होता है ना, समीपद में होता है, तो ये वाला तो वैसे ही नहीं होगा आपका। अब यथा 3 जगह आया हुआ है ना, समयम यथा, यथा समयम, यथा समयः, है ना। तो अब जब हम लोग जो है जब समास करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था पहला पद अवयव होता है तभी तो अव्ययीभाव समास होता है। अनतिक्रम की जगह लिख लेंगे हम लोग यथा, और जो ये समयम दे रखा है इसको इसके पीछे जोड़ देंगे, एक वचन नपुंसक लिंग ही है ऑलरेडी, है ना। तो हो गया आपका पूर्ण पद यथा समयम, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया क। ये वाला ख क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक वचन नपुंसक लिंग नहीं है, क्लियर। तो यथा समयम उत्तर हो गया। चलते हैं आगे। राजासनम खलवेतत, है ना, मतलब निश्चय ये राजा का आसन है। अब राजासनम का मतलब क्या हो गया, राजा का आसन। अब कौन सी विभक्ति का चिन्ह आया भाई, राजा का आसन, है ना। तो हमने देख लिया यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है, का चिन्ह छुपा हुआ है। अब का चिन्ह कौन सी विभक्ति होता है, कौन सी विभक्ति का होता है, षष्ठी विभक्ति का होता है का चिन्ह, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का। तो षष्ठी विभक्ति का जो है यानी कि राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे और आसन शब्द जोड़ लेंगे पीछे, ठीक। तो राज्ञः आसनम आपका उत्तर हो जाएगा। राज्ञ जो है राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति है, ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। राजासनम मतलब राजा का आसन, विग्रह हो जाएगा आपका राज्ञः आसनम, इसका मतलब हो गया राजा का आसन, है ना। चलते हैं आगे। आगे देखो फिर से आया हुआ श्रृंगालेन सहितम। अब मैंने आपको बताया था ये सहितम आया हुआ है, और सहितम के लिए कौन सा अवयव पद लगाते हैं हम लोग, स लगाते हैं ना। जब समास करेंगे पहले तो विग्रह आया होता, अब आपको समास करना है, ओके। तो हमने सहितम के लिए स लगा लिया यहाँ पे। अब श्रृंगालेन लिखा हुआ है, अब मूल शब्द ले लो श्रृंगाल, ठीक। और हम लोगों का जो शब्द बनेगा, सॉरी स लिख लेता हूँ पहले वापस, ठीक। तो भाई मूल शब्द तो है श्रृंगाल, और जो भी संपूर्ण शब्द बनाना है हमको, यानी कि जो पूर्ण पद बनेगा वो एक वचन नपुंसक लिंग में होगा, ठीक। तो भाई एक वचन नपुंसक लिंग हो जाएगा श्रृंगालम, है ना। तो आगे हो गया अपना पूरा शब्द सश्रृंगालम, ठीक है, ध्यान रखोगे। सहितम के लिए स लिख लिया और श्रृंगाल शब्द को एक वचन नपुंसक लिंग में बनाया तो सश्रृंगालम बना। तो सश्रृंगालम कहाँ आया हुआ है, ये रहा अपने, ओके। चलते हैं आगे। फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, प्रकृति प्रत्यय करना है ना। और ध्यान रखना इंस्ट्रक्शन जैसा कहा जाए वैसा करना है, केवल प्रश्न चतुष्टयम मतलब 4 करने हैं, यहाँ हम लोग सारे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रकृति प्रत्यय मतलब आपको प्रत्यय बताना, रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मूल शब्दों प्रत्यय को अलग अलग करके। वर्णिया लिखा हुआ है, ठीक है। आ की मात्रा आई हुई है, टाप प्रत्यय। मैंने बताया था आपको पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है ना। तो टाप प्रत्यय एक ही जगह दे रखा है, सीधा सीधा हो गया है। तो अपने विचित्रा फिर से समझ में आ गया होगा, आ की मात्रा आई हुई है ना। और आ की मात्रा मतलब कौन सा प्रत्यय हो गया, टाप प्रत्यय हो गया। विचित्र प्लस टाप, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्त्री प्रत्यय है टाप, ओके। आगे देखो धूर्ता
फिर से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, कौन सा प्रत्यय हो गया? तल प्रत्यय, त्व, ड़ीप या टाप? टाप प्रत्यय। चलते हैं आगे। हाँ अब देखो जोड़ना है आपको, बुद्धि प्लस मतुप, है ना। अब मतुप में क्या बताया था मैंने, कभी कभी भाई वत होता है और मत भी होता है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी बताया था कि भाई वान और मान भी होता है, ठीक है, वान मान, है ना। फिर वती और मती भी होता है। तो अब भाई वो तो हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में हो तो वान या मान रहेगा, स्त्रीलिंग में हो तो वती मती रहेगा, और नपुंसकलिंग में हो तो वत मत रहेगा, ठीक। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, भाई ये कहाँ वान होगा और कहाँ मान होगा, ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। तो मैंने बता रखा है कि अगर जो शब्द जिसमें आप जोड़ रहे हो उस शब्द में अगर अ है, अंतिम स्वर जो है अ है, तो वान लगाओगे, अदरवाइज मान लगाओगे, है ना। या वती लगाओगे, अदरवाइज मती लगाओगे, जो भी है कहने का मतलब, ठीक। और पुल्लिंग हो तो मान, स्त्रीलिंग हो तो मति, पुल्लिंग हो तो वान, स्त्रीलिंग हो तो वती, इस तरीके से। तो वत कहाँ होता है, मत कहाँ होता है, ये तो आपको पता ही है, पहले से बता रखा है, ठीक। तो अब देखो, तस्या भार्या यानी कि उसकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी होता है, ठीक है। बुद्धि प्लस मतुप लिखा हुआ है, ठीक। तो आप बुद्धिमान भी हो सकता है और बुद्धिमती भी हो सकता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये जो भार्या है यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुद्धिमती। क्लियर। अगर कोई व्यक्ति होता है, कोई पुरुष होता है, तो बुद्धिमान कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ तो भार्या मतलब उसकी पत्नी की बात कर रहे हैं, लेडी है ना, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो बुद्धिमती होगा। ओके। अब ये बुद्ध मत है, ये तो वैसे ही रॉन्ग था, बुद्धि मत है, ये भी रॉन्ग है। क्लियर। चलते हैं आगे। अब ये महत प्लस त्वा, है ना। अब मैंने बताया था आप लोगों को, त्वा प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए करते हैं। साथ में ये साथ ही साथ इसके बनने वाले शब्द एक वचन नपुंसक लिंग में होते हैं, ठीक है। एक वचनांत नपुंसक लिंग, एक वचन नपुंसक लिंग में होते हैं। ओके, नपुंसक लिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यानी कि लास्ट में म हलंत आ जाएगा। ओके, तो भाई हाँ, तो म हलंत आ जाएगा। तो भाई ये लिखा हुआ है महत, त हलंत है प्लस त्वा प्रत्यय जोड़ा, तो हमको पता है नपुंसक लिंग एक वचन करना है, तो त इसका है एक और एक त ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख लिया महत, ये एक त डंडी कर ली मैंने, और दोनों त आधे हैं, ये महत्व हो गया। और क्योंकि एक वचन नपुंसक लिंग में बनेंगे तो म लगा लिया मैंने हलंत। अब ऐसा कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ तो म हलंत है ही नहीं, ये भी गलत हो गया उत्तर, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। अब देखो यहाँ त्व का त तो दिख रहा है, लेकिन महत का त गायब हो रखा है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो हल्की सी डंडी दिख रही है, डबल त दिख रहा है, ये वाला उत्तर हो गया अपना। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, वाच्यस्य नियम अनुगुणम उचित विकल्पम चिनुत, यानी कि वाच्य के नियम अनुसार उचित विकल्प चुनना है। इसमें भी कह रहा है केवल प्रश्न त्रयम, यानी कि 3 प्रश्न करने हैं आपको, ठीक है। तो लिखा हुआ है, अब इसमें सेंटेंस पढ़ लेना भाई, है ना, क्योंकि वाच्य वाला है तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा सेंटेंस पढ़ने से, और पढ़ना ही पड़ेगा आपको। लिखा हुआ आदित्य, आदित्य कह रहा है अभिनव, यानी है अभिनव, किम खाली जगह क्रीडितुम गच्छसि। अब देखो कर्ता वाली जगह खाली पड़ी है ना। अब कर्ता वाली जगह खाली पड़ी है तो हम लोग देख लेते हैं क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है, वो देखना पड़ेगा। कर्म तो जो है नहीं यहाँ पे, तो क्रिया है गच्छसि, है ना। गच्छसि मतलब ये है परस्मैपदी की धातु के लट लगा के रूप जैसे चल रहे थे, ठीक। तो प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता कौन सा होता है, स प्रथम पुरुष एक वचन का होता है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का होता है, ये त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो त्वम आ गया आपका, सीधा सीधा हो गया, बस थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ न मया तु स्वपाठ खाली जगह। अब देखो, अब कर्ता की जगह मया लिखा हुआ है, यानी कि कर्ता में तृतीया विभक्ति आई हुई है। अब जब कर्ता में तृतीया है और कर्म में प्रथमा है ना, कर्म में प्रथमा है, तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्म वाच्य हो गया, ठीक है। अब कर्म वाच्य है तो आपको जो है क्रिया जो है वो कर्म वाच्य के हिसाब से करनी है, आत्मनेपदी में कन्वर्ट की हुई होगी, है ना। तो ये रहा आपका पठामी, तो उत्तम पुरुष की क्रिया हो जाती है ना। तो ये रहा आपका पठियते, तो पठियते उत्तर हो गया, है ना। ओके। फिर कह रहा है कि आदित्य कह रहा है शोभनम त्वम खाली जगह अपि लिखसी किम। अब देखो त्वम आया हुआ है,
है ना। कर्ता दे रखा है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति दे रखी है, प्रथमा का एक वचन। और क्रिया देखो लिखसी जो है कर्ता के अनुसार है, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्रिया लिखसी भी मध्यम पुरुष एक वचन की है ना, परस्मैपदी धातु है ये, ठीक। तो जब यानी कि कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार ही है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति है तो ये कर्तरी वाच्य हो गया, ठीक है। और कर्तरी वाच्य जो होता है उसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है कर्म में, ठीक है। अब कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, अब कर्म में द्वितीय विभक्ति कहाँ दे रखी है, और आपको पता ही है द्वितीय विभक्ति का एक वचन उससे सीधा पहचान लिया आपने, मूल शब्द के पीछे म हलंत लगा हुआ द्वितीय विभक्ति का हो गया, तो आपका उत्तर हो गया निबंधम ख, है ना। ओके आगे चलते हैं। अभिनव न खाली जगह तू गणितस्य अभ्यासः क्रियते। अब देखो क्रियते आया हुआ है, ते अंते, ये आत्मनेपदी वाला काम हो गया, यानी कि ये कर्मवाच्य या भाववाच्य में से एक हो गया, है ना। अब कर्म जो है उसमें प्रथमा दी हुई है, अभ्यासः, यानी कि ये कर्मवाच्य हो गया। और जब कर्मवाच्य हो गया तो कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्ता में जो है तृतीय विभक्ति होती है। अब कौन सा जो है तृतीय विभक्ति का कर्ता है, ठीक है। तो देख लो भाई, दो जगह दे रखा है ना। एक देखो, एक तो त्वया में है और एक मया में है ना। तो अब क्योंकि ये अभिनव बोल रहा है तो ये खुद के बारे में बोलेगा, है ना। मया तो गणितस्य अभ्यासः क्रियते, इसलिए मैं कह रहा था इसमें सेंटेंस पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो उसको पूछ रहा था ना। क्योंकि देखो ये कन्वर्सेशन का ही चैप्टर है ना, मतलब अंश ले रखा है इसमें कि किम त्वम अपनी निबंधम लिखसी किम, यानी कि क्या तुम भी निबंध लिखोगे। तो इसने उत्तर दिया है ना कि भाई मैं तो जो है अपने गणित का अभ्यास करूंगा, इसलिए मया उत्तर आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें जो वाच्य वाले में सेंटेंस जरूर पढ़ लेना, बाकी में तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, तो त्वया नहीं होगा, है ना। इसने उत्तर दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखो, समयवाचक आ गया है ना, कालबोधक शब्द चुनने हैं आपको, केवल 4 प्रश्न करने हैं इसमें, ठीक है। अब 5:30 लिखा हुआ 5:30, तो मैंने आपको बता रखा है कि बजे के लिए हम लोग वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में किसका प्रयोग करते हैं, बजे के लिए वादनम, है ना। और 1 से लगा के 12 तक की गिनती याद है तो आपको घड़ी का फिक्स टाइम याद हो जाएगा। जैसे 7 बजे हैं तो 7 को सप्त कहते हैं, ठीक है। सप्त के यानी कि 7 को सप्त कहते हैं और उसके पीछे वादनम लगा दो, मतलब हो गया 7 बजे। तो 7 बजे को कहते हैं सप्तवादनम, सीधा सीधा हो रखा। 8 बजे अष्टवादनम, है ना। तो अगर आपको 12 तक की गिनती याद है तो समय पे फिक्स टाइम तो वैसे ही बता सकते हो। फिर मैंने बता रखा है कि अगर 30 मिनट ऊपर हो रखे हो, जैसे 5 को पंचवादनम कहते हैं, 5 बजे को पंचवादनम, और अगर 5:30 हो रखे हैं तो ये जो 30 मिनट ऊपर है इसके लिए हम लोग सार्ध वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है उसको पहले बोलना है, ठीक है। तो सार्ध, है ना। सार्ध कितने से आधा घंटा ऊपर हो गया, मतलब 30 मिनट ऊपर हो गया, पंचवादनम 5 से, ठीक है। तो पंचवादनम क्लियर हो गया। तो फिक्स टाइम तो हो गया याद कि वादनम लगाना है 1 से लगा के 12 तक की गिनती में। अगर 30 मिनट ऊपर हो जाए तो भाई सार्ध पहले लिखेंगे, कितने से 30 मिनट ओवर हुए वो पीछे लिख लेंगे उसके, है ना। सार्ध पंचवादनम कहने का मतलब 5:30 को, 7:30 होते तो क्या कहते हैं, सार्ध सप्तवादनम कहते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पे देखो 5:30 है, क्या कहेंगे इसको। अब देखो षडवादन तो कह नहीं सकते, षडवादन मतलब 6 बजे, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। पादोन 15 मिनट कम होने पर करते हैं तो वैसे 45 मिनट तो है नहीं यहाँ पे, ये नहीं होगा। सपाट 15 मिनट ऊपर होने पर होते हैं, 30 मिनट ऊपर होने पर सार्ध वर्ड यूज़ होता है, तो सार्ध पंचवादने, है ना। और सेंटेंस में प्रयोग होता है तब वादने वर्ड यूज़ होता है, क्लियर। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया, इसलिए वादनम बोला था। ओके, जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, वादने। 6 बजे है, ये तो सिर्फ क्लियर हो गया होगा, 6 बजे को कहते हैं षडवादने कह देंगे, है ना। सट होता है वैसे तो, लेकिन ट को डा हो रखा, जसु संधि हो रखी है, इसलिए षडवादने लिखा हुआ है, क्लियर। चलते हैं आगे। 7:30, है ना। वही बात है, आधा घंटा ऊपर है, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको बता दिया था, ठीक है। तो भाई 30 मिनट ऊपर है तो 30 मिनट को कहते हैं सार्ध, और 7 बजे को सप्तवादने, है ना। तो सार्ध सप्तवादने आपका उत्तर हो गया। 4:30 वो का बहुत बात, आधा घंटा ऊपर है, आधे घंटे को सार्ध कहते हैं। सार्ध देखो 2 जगह आया हुआ, एक तो ये और एक ये, तो मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन दोनों को देख लेते हैं। अब देखो सार्ध पंचवादने, तो आप समझ गए होंगे, पंचवादने मतलब सार्ध पंचवादने मतलब 5:30, और सार्ध चतुर्वादने मतलब 4:30। तो 4:30 लिखा हुआ है, अपना उत्तर सीधा सीधा है। ये तो ऐसे सवाल है जिसमें आपका एक भी गलत नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो, ठीक है। तो बिना डरे करना है,
डरने की जरूरत नहीं है। 1 से लगा के 12 तक की संस्कृत की गिनती आप लोगों को आती है, ठीक है। और 3-4 चीज़ें और रखनी है कि भाई फिक्स टाइम है, 15 मिनट ऊपर है तो सपाट कर लेंगे, आधा घंटा यानी 30 मिनट ऊपर है तो सार्ध कर लेंगे, ठीक है। और 15 मिनट कम हो उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। पादोन वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन उसमें ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल आएगा तो मैं बताऊँगा। ये आ ही गया, देखो आगे लिखा हुआ 8:45 है ना, 8 मतलब 9 में 15 मिनट कम है, 8:45 है, ठीक है। तो 45 जब लिखा हुआ है ना तो उसके लिए तो आप सीधा सीधा वर्ड यूज़ कर लेना पादोन, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। अब देखो हम लोग जानते हैं कि भाई देखो ये टाइम दिया हुआ है ना, 15 मिनट काम है, कितने में काम है भाई, 9 बजे में काम है ना, 9 बजे में 15 मिनट काम है। तो भाई ये जो 45 जब भी देखे तो पहले पादोन लिख लेंगे, और कितने में काम है, 9 में काम है, तो यहाँ अष्टवादने का नहीं लिखना है, यहाँ 9 वादन नहीं लिख लेना, क्योंकि 9 में काम है ना। ये ध्यान रखना, सीधा है, बस इसी में एक्यूरेसी रखनी है। यहाँ आपने पादोन अष्टवादने कर लिया तो वो 7:45 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब 8:45 मतलब क्या होगा, 9 में 15 मिनट कम है, तो 45 आते हम लोग लिख लेंगे पादोन, इसका मतलब हो गया 15 मिनट कम हो गया अपने। किस में कम है भाई, 8 में कम है कि 9 में कम है, 9 में कम है, 9 वादने लिखेंगे हम लोग। तो 9 वादने कहाँ आया हुआ है, 2 जगह आया हुआ है, लेकिन सपाद मतलब 9:15 होता है, पादोन 9 वादने मतलब काम है, 9 में 15 मिनट काम है ना। चलते हैं आगे। इसी में ध्यान रखना, 45 वाले में ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कह रहा आगे अवयव पद चुन के भरना है, ठीक है। केवल 3 प्रश्न करना है इसमें भी। खाली जगह छात्रा पादपान सिंचन्ति, है ना। तो अब देखो स्व मतलब आने वाला कल, तो यहाँ कोई भविष्य काल का दे नहीं रखा है, वर्तमान काल दे रखा है, ये अपने आप कट गया। हिय मतलब बीता हुआ कल, ये देखो क्रिया वर्तमान काल की, ये भी कट गया। सने का मतलब होगा धीरे धीरे, इदानीम मतलब होता है इस समय, तो इदानीम छात्रा पादपान सिंचन्ति, यानी कि इस समय छात्र जो है पादपों को सींच रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अवयव पद वाला जो है आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अवयव का अर्थ पता है तो आप लोग आराम से कर लेंगे। दुर्वम खाली जगह जीवितुम जातम, ये तो कल भी आया था। अत्र यानी कि यहाँ जीना जो है दुष्कर हो गया है, कोई कठिन हो गया है ना। निर्जन स्थाने रोदनम खाली जगह भवति, अब देखो स्व का मतलब हो गया आने वाला कल, यानी कि टुमारो के दो, है ना, ओके। एव का मतलब आपको पता है ही होता है, क्या मतलब होता है, एव का ही होता है ना। ध्यान रखना एक एवं भी होता है, मैंने बता रखा आप लोगों को, अगर आपने ध्यान दिया तो एवं का मतलब इस प्रकार होता है, ठीक है। तो एव मतलब ही हो गया, परसो मतलब परसों, है ना, नहीं कहते ना कल परसों वाला, वो वाला परसों, है ना। और वृथा का मतलब हो गया व्यर्थ, बेकार कहने का मतलब। तो निर्जन स्थान है रोदनम खाली जगह भवति, निर्जन स्थान पर रोना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा उत्तर क्या है, वृथा, बेकार है कहने का मतलब, है ना। चलते हैं। खाली जगह गणित से परीक्षा अभवत, अब देखो उच्चई का मतलब होता है जोर से, है ना, उच्चई मतलब जोर से। तो क्या ये हो गया कि जोर से गणित की परीक्षा हुई, नहीं, अपने आप गलत लग रहा है ना। सनई का मतलब हो गया धीरे, है ना, धीरे से गणित की परीक्षा हुई, गलत हो गया। स्व मतलब होता है आने वाला कल, ये तो मैंने अभी बताया था। और यह मतलब होता है बीता हुआ कल, है ना। अब हम लोग कह सकते हैं कल गणित की परीक्षा होगी या कल गणित की परीक्षा हुई, तो अब इन दोनों में से एक उत्तर है। स्व कब लगाते हैं, जब भविष्य काल होता है। अब यहाँ देखो अभवत जो है लंग लकार का रूप दे रखा है ना, लंग लकार, ओके। अब जब लंग लकार है, लंग लकार का मतलब हो गया भूतकाल, भूतकाल है तो कौन सा वाला कल लेंगे, हियर लेंगे, ग उत्तर हो गया आपका। चलते हैं आगे। आगे जो सेंटेंस दिया हुआ समझिएगा। कह रहा है रेखांकित पद अशुद्ध है और शुद्ध पद को विकल्प में से चुनकर लिखिए। केवल 3 प्रश्न करने। भवान फलम खाद, है ना। अब खाद आप देख लीजिए कि भाई ये कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई स तोते साते ता तत्ते तानी त्वम युवाम योयम, यानी स तोते साते ता तत्ते तानी प्रथम पुरुष के, त्वम युवाम योयम मध्यम पुरुष के, अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष के। साथ ही मैंने बताया कि इनके अलावा देखो जितने भी कर्ता बचते हैं सारे प्रथम पुरुष में आते हैं, ठीक है। तो ये भगवान भी प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, ठीक। अब ये खाद जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है। आप लोगों को पट धातु लोट लकार के रूप याद हो तो आपको पता होगा, पट्टू पट्टम पटन टू पट पट्टम पटत, तो पट होता है वैसे वैसे खाद टू खातम खातम तो होता है, तो खाद लिखा हुआ है, मतलब ये जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है,
क्रिया जो है मध्यम पुरुष की एक वचन की है, लेकिन आपका कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लेनी है। ठीक है, तो खादसी मध्यम पुरुष एक वचन होता है, खादन तो प्रथम पुरुष जो है बहुवचन होता है ना। और ये जो खादताम तो द्विवचन में आता है, तो खाद तो हो जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, वृक्षाणी हरिता संति। अभी देखो संति आया हुआ और वृक्षाणी के नीचे हल लेने है। संति बहुवचन है और वृक्षाणी कर्ता की जगह आया हुआ। आपको पता होगा कर्ता में जितनी वृक्ष जो है पुल्लिंग शब्द में माना, पुल्लिंग शब्द है ना, लेकिन वृक्षाणी तो स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के हिसाब से लेगा, तो पुल्लिंग शब्द होता है वृक्ष और इसका बहुवचन होता है वृक्षाः। ठीक है, तो ख उत्तर हो गया आपका। चलते हैं आगे। स ग्रामम गच्छन्ति। अब देखो सह आया हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन है सह। ठीक है, तो आपको क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की लेनी है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है? गच्छति। ठीक है, ध्यान रखोगे चीज़ का। अब देखो हिय आया हुआ है, मतलब बीता हुआ कल है ना। अब आगमिष्यति तो रिट लगा हो गया, भविष्य काल वैसे ही रॉन्ग दिख रहा है। अब हिय है तो भूतकाल लेना है। ठीक है, तो आगच्छत है ना, आगच्छन बहुवचन में होता है, आगच्छति नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यह भूतकाल की क्रिया लेंगे लंग लकार का है ना भाई। अगच्छत अगच्छम अगच्छन होता है, तो अगच्छत होता है। ठीक है, अगच्छत का मतलब तो हो गया गया, लेकिन हमारा तो है आया, तो आगे आ लगा हुआ है, तो आ प्लस अ मिलके आ होता है, तो आगच्छत है। ठीक है, आया, तो का उत्तर है आपका। चलते हैं आगे। कह रहा है प्रश्न निर्माण करना है आपको। तथा प्रविशत, ये देखो थोड़ा रह गया था, मैंने यहाँ लिख लिया है। तथा प्रविशत विदुषकेन उपदेश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो। तो कुशलवो के नीचे अंडरलाइन है, ये द्विवचन है जो है प्रथमा विभक्ति का, तो वो किम शब्द का आ जाएगा आपके कऊ। ओके, हाँ, बुद्धिमती चपेट दया पुत्रो प्रहवती है ना। चपेट दया के नीचे अंडरलाइन है, चपेट जो स्त्रीलिंग शब्द हो गया भाई, तो कया हो गया आपका तृतीय विभक्ति। ठीक है, चपेटया में तृतीय विभक्ति है, स्त्रीलिंग है ना। राजपुत्र, अब राजपुत्र देख लिया आपने, इसका पद परिचय कर लो, ये पुल्लिंग है। ठीक, प्रथमा विभक्ति है और उसका एक वचन है, तो किम शब्द पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन कह होता है। आगे देखो सुराधीप है ना, देवताओं का राजा कहने का मतलब, इसमें भी देखो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द की प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का एक वचन क्या हो गया? कह हो गया। आगे देखो इंद्रेण, इंद्र जो है पुल्लिंग शब्द है। अब देखो इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है ना, और एक वचन है, तो किम शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो गया पुल्लिंग में? किन। आगे देखो कृषकः है ना, अब कृषकः है, वही बात है, पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या हो गया? कह हो गया। आपका उत्तर हो गया ख। आगे लिखा हुआ है कि भाई जो है इनके प्रसंग अनुसार अर्थ लिखने हैं। ठीक, दुर्वम का अर्थ क्या होता है? दुष्कर हो गया कहने का मतलब है ना, दुष्कर्म हो जाएगा इसका। ठीक है, दुर्वम अत्र जीवितुम जातम, ये तो पिछले वाले पेपर में भी आया था शायद। ठीक है, आगे देखो सा पुत्रो चपेटया प्रहत्य जगाद। चपेटया मतलब थप्पड़ दिखा के कहने का मतलब ना, तो कर प्रहारेण है ना, चाटा मारना कहने का मतलब। परिवर्ज्य अहो अहे हृदय ग्राही स्पष्ट, तो परिवर्ज्य का मतलब होता है आलिंगनम कर्तवा, यानी कि गले लगाकर। ठीक है, चलते हैं आगे। निर्भस्यति है ना, एतेन वचनेन दारको निर्भस्यति। निर्भस्यति का मतलब होता है एक तरह से डांटना है ना, तर्जयति हो जाएगा, ताड़ियति मतलब पीटना हो जाएगा, तर्जयति होगा इसका निर्भस्यति। दिखावा करने के लिए कहते हैं ना शेरों को देख के, वो वाली लाइन का है ये, वो वाली पार्ट का है ये। एकांते कांतारे क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, यानी कि कांतार का मतलब क्या होता है? तो कांतार का मतलब वने है ना, कांतार में सप्तमी है, कांतार मतलब वन, तो सप्तमी विभक्ति इसमें भी आई हुई है वने। ओके, फटाफट लास्ट प्रश्न है ये, इसमें 4-5 जो भी गलत है फटाफट। ठीक है, इसमें केवल 6 करने हैं, तो 7-8 दे रखे होंगे। लिखा हुआ दुर्दान्ते दशने रमुना स्यार्नेव जन कृष्णम, अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम है ना। तो दुर्दांत दशनई लिखा हुआ है ना शब्द, दुर्दांत का मतलब होता है भयानक और दशनई का मतलब होता है दांत है ना, तो विशेष्य पूछा है तो विशेष्य दशनई हो जाएगा, मतलब दांत, नाउन हो गया। मार्गे गहने कान्ने एकम व्याघ्रम ददस अत्र वने इत्यर्थे किम पर्यायवाची पर्याय पदम प्रयुक्तम।
यानी कि वने के लिए इस लाइन में कौन सा शब्द आया हुआ है, तो अभी पढ़ा था कानने, कानन का मतलब वन होता है, ठीक है। स ऋषभ हल मुढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात, यानी कि वह बैल जो है हल जोतने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गया, भूमि पर गिर गया। तो यहाँ क्रियापद कौन सा है, तो पपात मतलब गिर पड़ा, है ना, क्रियापद हो गया पपात। कथम अस्मत् समान अभिजनो समृतो इति अर्थ संजातो इति परस्य किम पर्यायपद, संजात यानी कि हुए, इस अर्थ के लिए कौन सा जो है पद आया हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये समृतो, ठीक है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अब यहाँ कह रहा है विशेषण पद कौन सा है ना, तो विशेषण पद देखो मैंने बताया था विशेषण विशेष्य जो होता है उनमें विभक्तियाँ सिमिलर लगी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ सर्वेषु जो है विशेषण पद है, किसके लिए आया हुआ था, अपत्येषु के लिए आया हुआ था, है ना, तो सर्वेषु हो गया विशेषण। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृंगाल अवदत् इत्यर्थ किम कटुपदम, कर्ता कौन है, अवदत् लिखा हुआ, भाई कौन बोला, मैंने कहा ना कर्ता पता करना है तो क्रिया से पूछो कौन, कौन बोला, श्रृंगाल बोला, ठीक है। तो कौन का उत्तर आपका जो है कर्ता होता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। किसी को लगे कि भाई व्याघ्रम हो सकता है, देखो व्याघ्रम में द्वितीय विभक्ति, कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति, ठीक है, तो श्रृंगाल उत्तर हो गया। और धूर्त हो सकता है क्या, कैसा श्रृंगाल, धूर्त श्रृंगाल, ये विशेषण हो गया धूर्त, ठीक है। तो क्रिया से पूछो कौन, जो उत्तर आएगा आपका कर्ता होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यत्र अस्ते सा धूर्ता तद गम्यता मिश्रण वाक्य सर्वनाम पदम किम, है ना, सर्वनाम पद मैंने बताया था तत्सब सर्वनाम शब्द होते हैं, सत होते साते था, ठीक है। आगे चलते हैं। दुर्वम अत्र जीवितुम जातम इति अत्र दुर्वम इति पदस्य विलोम किम, अब दुर्वम का जो है भाई विलोम पद किया है, विलोम, है ना, तो भाई लिख लो, क्लियर, यानी कि दुर्वम का मतलब हो गया वही कठिन, कहने का मतलब तो सुक्रम हो जाएगा, मतलब सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सुलभ मतलब आसानी से हो जाएगा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये जो थे आप लोगों के टर्म 1 जो है आपका होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने सैम्पल पेपर 2 आपको बताया है, ठीक है। जल्द ही मैं आपको सैम्पल पेपर नंबर 3 भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।